आपके साहित्य की ओर रुझान कैसे हुआ? आपकी यात्रा में शुरुआत कैसे हुई? साहित्य की ओर रुझान तो ऐसा है कि हमारे यहाँ का वातावरण जो है, हमारे भाई साहब जो हैं, बड़े भाई साहब, जी। वो आवागढ़ स्टेट में थे, जिलेदार थे। और जब स्टेट खत्म हुई तो घर आ गए वो। तो उनकी संगत रही, सोबत रही। जी। और वो संगीत के, नाटकों के, कविता के बड़े प्रेमी थे, जी। बहुत। और उर्दू में शायरी भी करते थे वो। और बहुत अच्छी शायरी थी उनकी। हालांकि उस वक्त हमारे पल्ले पड़ती नहीं थी, उर्दू तो हम जानते ही नहीं थे। जी। उर्दू लिपि के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। और वो उनसे पूछना या समझना ये हमारे बस का था नहीं, क्योंकि बहुत सीनियर थे वो। तो कविता की किताबें जो घर में रखी रहती थी तो वो पढ़ते रहते थे। वो ज्यादातर जो है उनकी जो रुचि थी, वो महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन लोगों को वो ज्यादा पढ़ते थे। जो राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों को वो ज्यादा पढ़ते थे। तो लेकिन एक रुचि तो वहीं से हमारी मतलब फॉर्मुलेट होती है, उन्हीं किताबों से। धीरे धीरे फिर अपना तो बंदी भी करने लगे। वो समय ये था कि कुछ राष्ट्रवादी रचनाओं का समय था वो। हाँ, वो दौर ही तो ऐसा था, भारत भारती का दौर था ना। सुनी जाती थी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो भारत भारती के बारे में तो वो भाई साहब हमारे इतने वो थे कि बेहद मतलब उनकी मतलब पसंदीदा किताब थी वो। बहुत चर्चाएं मतलब खुल के किया करते थे गुप्त जी के बारे में। गुप्त जी। और ये सब ये चीजें उस वक्त जब शुरुआती दौर में हमारे मतलब दिमाग में ये चीजें घुसती नहीं थी। हम अपने रंग में रंगे हुए थे और हमारे अपने जीवन अनुभव थे, अपना संघर्ष था। तो हम अपने ढंग से सोचते थे और भाई साहब का सोचना अपने ढंग का था। वो में एक परफेक्ट थे, उन्होंने जीवन को देखा था, भोगा था और लंबे समय तक वो वहाँ स्टेट में रहे, तो दुनियादारी से वाकिफ थे वो। हम तो जीवन से बिल्कुल अपरिचित थे। तो अपने ढंग का लिखते रहे, अपने ढंग से महसूस करते रहे। और जो कुछ भी मतलब जो घरेलू जो तनाव हैं और जो पारिवारिक जो रहती हैं परेशानियां रहती हैं, इनसे सब लड़ते जूझते रहे। संग साथ भाई साहब के मतलब 6 बच्चे थे और एक हम थे। माँ हमारी जो है 8वीं क्लास में पढ़ते थे तब मदर की डेथ हो गई थी। तो मैं छोटा ही था, 8वीं क्लास मतलब 12-13 साल का था। तो फादर थे, तो फादर अपने खेती किसानी में लगे रहते थे। तो वो मेरी रुचि जो है ज्यादातर जो है वो साहित्य वाहित्य में ही थी। और भाई साहब की चीजें जो मेरे पल्ले पड़ती नहीं थी, तो मैं अपने ढंग से कुछ न कुछ गोदागादी करता रहता था, लिखता रहता था। ये किस उम्र की बात होगी? ये मतलब मदर के डेथ के बाद ही शुरुआत होती है हमारे लेखन की। मतलब आपको 15 वर्ष की उम्र के बाद? 13-14 साल। 13-14 के बाद। 13-14 साल की उम्र के बाद, क्योंकि मदर के जाने के बाद में थोड़ा एकाकीपन भी आ गया जी। और भाभी का हमारी का व्यवहार जो है बड़ा तुनक मिजाज रहा और 6 बच्चे थे उनके खुद के, जवाबदारी ऐसे। तो माहौल घर का ऐसा रहा, तो हम बिल्कुल अकेले से महसूस करने लगे थे अपने आप को बहुत ज्यादा। तो हालांकि मतलब ऐसा कुछ घुटन भरा माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी फील होता था कहीं ना कहीं हमको, मतलब ये पिंचिंग सेंसेशन हमारे भीतर। ये असल में ये उम्र ही किशोर उम्र जो होती है जी हाँ, ये बहुत संवेदनशील उम्र होती है और वहाँ पर इस तरह की संवेदनाएं बहुत छूती हैं भीतर तक। जी हाँ, शायद इसलिए ऐसा छूती क्या, बिल्कुल मरमाहत कर देती हैं। अब न ऐसी परिस्थिति में, और हम तो बच्चे थे, बोलने या प्रतिवाद करने की हिम्मत भी नहीं थी और वो संस्कार भी नहीं थे कि भाभी से या भाई साहब से प्रतिवाद करें, बहस करें, लड़ें झगड़ें। वो संस्कार भी नहीं थे और हिम्मत भी नहीं थी। जी जी बिल्कुल। तो अकेले ही मतलब करते लड़ते रहते थे अपने आप से। तो जो अंतर्मुखी आदमी जो होता है, तो जो अंतर्मुखता जो है वो अनायास नहीं आती, वो ऐसे ही माहौल से धीरे धीरे वो पनपती रहती है।
आदमी क्या है कि खुलकर अब बहरमों को नहीं हो पाता, किसी से अपनी बात नहीं कह पाता, तो फिर वो अपने आप से ही बात करने लगता है, जी बिल्कुल बिल्कुल। आत्मालाप करने लगता है। तो ये धीरे धीरे आदमी अंतर्मुखी हो जाता है। तो जो गीत की प्रवृत्ति जो इस तरह से हमारे भीतर धीरे धीरे पनपती रही, जी अपनी बात को कहने के लिए कुछ न कुछ अपना करते रहे जुगाड़। तो ये रहा। अच्छा, फिर वहां से आप कटनी कब आए? कटनी तो मैंने वहां से इंटर किया था, जी। हाथरस में पढ़ता था मैं, बांग्ला कॉलेज में। हाँ, तो वहां से मैंने 63 में इंटर किया था। जी 63 में इंटर करने के बाद में फिर यहाँ चला आया कटनी। अच्छा कटनी है। जिया जी बोले कि वहाँ चलो, हम्म, वहाँ अपना लाइब्रेरीज हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ अपना पेपर वेपर देखते रहना, और जॉब वॉब के लिए या कहीं ट्रेनिंग वगैरह की स्कीमें आती रहती हैं पेपरों में, जी तो कहीं ना कहीं निकल जाना। यहाँ पड़े पड़े गाँव में क्या करोगे, यहाँ तो कोई वो नहीं है। जी तो हमारी इच्छा थी पढ़ने की कि हम मतलब हिंदी में एमए करना चाहते थे, जी पढ़ना चाहते थे हम साहित्य जो है, लेकिन वो किसी ने साथ नहीं दिया। भाई साहब तो बिल्कुल विरोधी थे, जी बोले कि नहीं नहीं, नौकरी वोकरी का हिसाब किताब देखो भाई, अब हमारी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, अब ज्यादा हम पढ़ा नहीं सकते। हाँ, उनके भी बच्चे तो अधिक थे उनके भी बच्चे थे, और लड़कियां थी उनकी 4 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। जी तो फिर हमारी सिस्टर जो है यहाँ हमको ले आई। फिर वो देखते रहते थे, तो ग्वालियर जो है लेदर टेक्नोलॉजी में जी हमारा सिलेक्शन हो गया। अच्छा 3 साल का डिप्लोमा था, और उसमें डिप्लोमा में 40 रुपए स्टाइपेंड पर मंथ मिलना था। तो हमने कहा ठीक है, 40 रुपए बहुत हैं उस जमाने में, और पढ़ाई भी हो रही थी ना। हाँ। तो फिर हमने अप्लाई कर दिया, वहाँ के लिए नंबर आ गया क्या फलां तारीख को ज्वाइन कर लीजिए। तो हमारे मामा के लड़के थे वहाँ पर, वहाँ हम ग्वालियर में बिरला नगर में रहते थे जी। तो भाई साहब बोले कि वहाँ उनके यहाँ तुमको रख देते हैं, तो कम से कम तुम्हारी आवास की और खाने पीने की समस्या वो हल हो जाएगी। वो हल हो जाएगी, और उनको जो नॉमिनल पैसा है वो अपन दे दिया करेंगे। तो इसी तरह से हमारी व्यवस्था वहाँ हो गई। 3 साल काटे, फिर अपन ने ग्वालियर से डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, छात्रवृत्ति स्कीम थी, तो मद्रास में उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया 1 साल के लिए, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1 साल के एडवांस कोर्स के लिए, पोस्ट डिप्लोमा कोर्स के लिए सिलेक्शन हो गया जी। तो 1 साल मद्रास काटा, वहाँ 150 रुपए स्टाइपेंड मिला था। अरे उस समय काफी था ये। हाँ 150 रुपए बहुत बड़ी रकम थी जी जी। मद्रास में कई लोग थे हमारे, मतलब दिल्ली के एक साथी थे, एक यहाँ जगदलपुर के थे, कई लोग मिल गए थे, कुछ बम्बई के थे, महाराष्ट्रियन, 5-7 लड़के थे हम लोग। तो बहुत अच्छा मतलब टीम बन गई थी, बहुत अच्छा समय कटा मद्रास का, और लिखते रहे धीरे धीरे। मतलब वहाँ लेखन का जो है दौर शुरू हो गया था जी। अपना कविताएं लिखने लगे थे, खूब लिखने लगे थे, और छपने लगी थी। उस जमाने में हमारी कविताएं, हमको ज्यादा जानकारी साहित्य की पत्रिकाओं के बारे में थी नहीं, तो जो सरकारी पत्रिकाएं थी, मध्य प्रदेश संदेश थी, अपने ग्वालियर से निकलती थी, ग्राम सुधार थी, वो भी सरकारी पत्रिका थी, एक राजस्थान विकास थी, जयपुर से निकलती थी, एक जागृति थी, पंजाब सूचना प्रसारण विभाग की। तो इस जितनी सरकारी पत्रिकाएं थी वहां मैं अपनी कविताएं भेजता रहता था, और खूब छपती थी। भारतीय रेल में मेरी कविताएं खूब छपी हैं। भारतीय रेल उन दिनों रामचंद्र तिवारी थे, बहुत अच्छी पत्रिका निकलती थी, बहुत अच्छा साहित्य छपता था उसमें। तो भारतीय रेल में मेरे मतलब नवगीत भी वहीं से छपना शुरू हुए। अच्छा। पहली बार मैं, पहले तो मेरा नाम पूरा रामबाबू सेंगर पथिक के नाम से लिखा करता था जी। फिर बाद में फिर पथिक बड़ा अटपटा लगने लगा कि बहुत लंबा नाम है, तो बहुत दिनों तक मतलब ये पशुपेश में रहा कि इसको कैसे हटाया जाए। तो एक बार फिर मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया
कि पथिक भी हटा दो, बाबू भी हटा दो, राम सेंगर ही काफी है, हाँ, पर्याप्त पर्याप्त है। मतलब छोटा नाम है और बुरा भी नहीं लगता, हाँ। और मतलब उच्चारण भी अच्छा है। जी जी। तो फिर ये राम सेंगर 74 से राम सेंगर जो है, राम सेंगर के नाम से 74 में मैंने 2 गीत भेजे भारतीय रेल में, बड़ी बढ़िया पत्रिका थी जी। तो दोनों गीत मेरे छाप दिए उन्होंने राम सेंगर के नाम से। तब से ये नाम चलने लगा, फिर हटाने की मतलब कभी सोची ही नहीं। हाँ, अब जरूरत ही नहीं पड़ी। और तो 70 यहाँ कटनी में 74 में आ गए थे आप? कटनी में तो मैं 69 में आ गया था। अच्छा अच्छा। ये में मद्रास में मतलब 67-68 में मद्रास का कोर्स किया था। हाँ। उसके बाद फिर मद्रास से निकलने के बाद में आगरा, बदायूं यहाँ वहाँ नौकरी के लिए, लेदर की नौकरी के लिए बहुत पापड़ बेले, बहुत भटके, ठीक ठिकाने की कोई नौकरी मिली नहीं। और जो टेक्नीशियन थे, बड़े बड़े जो मिस्त्री थे जी। वो मतलब उनको बहुत हाईली मतलब पेड नौकरी थी उनकी, बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी उन लोगों को, और हम लोगों को 150, 200, 250 इस तरह से, क्योंकि हम लोग तो मतलब पढ़ लिख के मतलब कॉलेज से निकले, हम क्या जाने एकदम प्रोडक्शन के बारे में, हम लोग क्या जाने, हमारा कोई अनुभव भी नहीं था इस तरह का। तो अनुभव न होने का कारण जो है वो प्रॉपर सैलरी भी नहीं देते थे, और दुनिया भर के चक्कर काटने पड़ते थे, इस फैक्ट्री में जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ। मैं बहुत तंग आ गया था जी। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब लेदर की नौकरी करनी ही नहीं। अच्छा। बहुत हो गया जी। और उस फील्ड से हम चले जरूर गए थे, लेदर हमने ज्वाइन जरूर कर लिया था, लेकिन रुचि हमारी तब भी नहीं थी। पहले भी नहीं थी। अब लेकिन मजबूरी थी कि स्टाइपेंड मिल रहा है भाई, कुछ राहत मिलेगी और कुछ घरेलू मदद मिल जाएगी, इस तरह से हमारा किसी तरह से 3 साल कट जाएंगे जी। ये था। अच्छा, फिर बाद में आपने हिंदी में किया भी है? हाँ, वो बात जो आपकी मन में थी शुरुआत से। उसके बाद क्या है कि हमारी रेलवे में नौकरी लग गई, जिया जी हमको यहाँ ले आए, तो उन्होंने हमको यहाँ रेलवे में चिपका दिया। उनके मतलब ये सीनियर डीपीओ वगैरह परिचित थे, टिकट चेकिंग में थे, वो सीटीआई थे, तो उनने अपने परिचय के अफसरों से बोल बाल के वो मेरे को रेलवे में किसी तरह से चिपका दिया यहाँ पे। तो डीजल शेड में मेरा पहला अपॉइंटमेंट मतलब क्लास 4th में डीजल शेड में हुआ था। अब डायरेक्ट क्लास 3 में लेना जो है ये डिविजनल ऑफिसर्स के बस का है नहीं, ये तो सर्विस कमीशन से होता है जी। तो क्लास 4th में ये ले सकते थे, बोले कि भाई तुम पढ़े लिखे हो और 1-2 साल काम कर लो, उसके बाद कहीं ना कहीं निकल जाओगे और ज्वाइन कर लो। बहुत समझाया मेरे को जिया जी ने और सीनियर डीपीओ ने, झारिया थे, मिस्टर झारिया। तो वहां जाके मेरे को वहां उन्होंने वहां जो राइटिंग वर्क जो है रिकॉर्ड ऑफिस में जी अटैच कर दिया था, तो वहां मेरे 4-5 साल कट गए। उसके बाद क्लरिकल का ये पैनल निकला था, डिपार्टमेंटल गार्ड्स के लिए निकले थे, ड्राइवर्स के लिए निकले थे। मेरे कई साथी लोग ड्राइवर बन गए। और अब हम अगर चले गए होते तो मेल ड्राइवर से रिटायर होते कम से कम। हाँ, कम से कम मेरे हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। स्टेशन मास्टर बन गए बहुत से, लेकिन मैं कहीं जाना नहीं चाहता था, मेरे को ये लाइनें पसंद नहीं थी। आपको क्लरिकल पसंद है? हाँ, मैंने कहा ये सेफ्टी से रिलेटेड लाइनें हैं और सेफ्टी के मामले गंभीर होते हैं और हम कविता वाले आदमी हैं, तो ये हमारे बस का नहीं है। फिर ये क्लरिकल का निकला था, डिपार्टमेंटल मांगी थी, तो क्लरिकल के लिए मैंने अप्लाई किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो क्लर्क बन गए। ये रहा। आ सकते हैं, चल रहा है रिकॉर्डिंग, होती नहीं रिकॉर्डिंग। कहानी सुन रहे पूरी, वो दिलचस्प है हमारी कहानी। लीजिए मैं तो इसका नाश्ता किया था। जिया है, अपने जिए भोगे हुए यथार्थ को हमने इन गीतों में व्यक्त किया है, ऐसा कहीं नहीं उन्होंने मेंशन किया। शिव कुमार जी ने जी जी आपके गीतों पर जो बात की थी उन्होंने, हाँ, उन्होंने यही कहा है कि आम आदमी से एकात्म है राम सेंगर। सच्चाई यही है। हाँ, क्योंकि आम आदमी के भी संघर्ष इसी तरह के हैं जी। अगर ये बात आपकी व्यक्तिगत होती तो फिर वो कविता जैसी और नौकरी जैसी बात ही नहीं होती।
क्योंकि आमतौर पर अमूमन मतलब इस तरह से गीतों पर जो चर्चा होती है वो निजता को लेकर के, और गीतों को मतलब थोड़ा गीतों की खिल्ली जैसी उड़ाई जाती रहती है। ऐसा हुआ भी है, खूब हुआ है कि गीतों में मतलब ये अपना रोना धोना मिन मिन पिन पिन करते रहते हैं ये गीतकार, और कुछ नहीं है। बाकी इसमें आम दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जीवन के यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपना आत्मरोधन करते रहते हैं। इस तरह के आरोप जो है गीतकारों के ऊपर लगते रहे। अच्छा, उनका ये सही नहीं है। उनका जो आत्मरोधन भी रहता है असल में, जो लोग करते हैं, जिन लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है, इसीलिए तो चीजें आई हैं। तो वो भी पूरे तरह एक क्या कहना चाहिए उसको, कल्पना से काल्पनिक ही होता है। वो हुआ है गीतों में भी ये खूब हुआ है, इसलिए तो आरोप लगे हैं जो गीतों के ऊपर, इसीलिए आरोप लगे हैं। जो निजी भावुकता है वो यही है ना। कल्पना विलासता क्या है जी। अब चांद देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, और प्रेयसी की याद में पागल हैं, लगे हैं गीत लिखने के लिए। पूरे दुनिया भर की किताबें आई हैं मतलब ये विरह गीतों की, और जी जी। तो ऐसे इन्हीं गीतों ने गीत को बदनाम किया है। इसी जो कविता में कथ्य के बदलाव इन्हीं चीजों के कारण तो आए हैं। जी हाँ, धीरे धीरे मतलब क्या है, लोगों में इस तरह की एक जागृति आई है कि भाई आम आदमी के दुख दर्द हैं, तनाव है, अंतर्विरोध है, घुटन है, विक्षोभ है, इन सब चीजों के बारे में गीतों में ये सारी बातें आनी चाहिए, और यही नवता है। हाँ, जो जिंदगी का वास्तविक स्वरूप है वो साहित्य किसी भी तरह का, गीत हो, कविता हो, कहानी हो, तो उससे बाहर कैसे रख सकते हैं, वो आना चाहिए उसमें। तो क्या आपको लगता है जो प्रारंभिक स्तर में जो नवगीत आए, जहां से नवगीत शुरू मानते हैं अपन, शुरुआत के नवगीतकारों में बहुत सारे नाम लेते हैं, चाहे शिव बहादुर सिंह भदौरिया, उमाकांत मालवी, और भी कुछ लोग होंगे उस समय के जिनकी गिनती हम नवगीतकारों में करते हैं। तो उनके नवगीतों में क्या इस तरह की बातें थी, उस तरह का नवगीत था? नहीं, उमाकांत मालवी और भगवान स्वरूप सरस और देवेंद्र कुमार तक आते आते तो नवगीत ने अपने फॉर्म को काफी हद तक बदला है, बहुत ज्यादा जी। तब तक तो नवगीत एक पूरी फॉर्म में आ गया था। हाँ, एक शिल्प का एक अपने ढंग का विकास इन लोगों ने किया है, अपने ढंग का एक शिल्प जो है क्रिएट किया है। कंटेंट तो पहले भी रहा है, भदौरिया जी के पास भी बहुत बढ़िया कंटेंट थे, नईम के पास में बहुत अच्छा कंटेंट था, लेकिन ये शिल्प का जो विकास जो है उमाकांत मालवीय, भगवान स्वरूप सरस, देवेंद्र कुमार, है ना, रामचंद्र चंद्रभूषण, इनने जो है जो प्रयोगात्मक ढंग से जो विकास किया है वो अलग है बिल्कुल। नईम का ट्रेंड बिल्कुल अलग है, एक ढांचे में नईम लिखते हैं, कंटेंट उनका पूरा प्रोग्रेसिव है, जनवादी सोच से जुड़े हुए हैं वो, लेकिन उनका जो गीतात्मकता जो है उनके गीतों में उस तरह की नहीं है जैसे कि इन लोगों में रही है। जी, सही बोल रहे हैं, अलग है, नईम का ट्रेंड अलग है बिल्कुल। हाँ, नईम का लगता है कि गढ़ा हुआ है, वो गजल लिखते हैं उसमें भी ऐसा लगता है गढ़ा हुआ है। उनका चाहे गीत ले लो आप, चाहे गजल ले लो, कुछ भी ले लो, एक सांचा रहता है उनका, वो उसी फॉर्म में वो बात अपनी कहते चले जाते हैं। अच्छा, नईम अच्छी बात कहते हैं, लेकिन जो गीत होता है लिरिकल जो है वो उनमें वो चीज नहीं है, नईम व्यक्तिगत रूप से भी शिल्पकार रहे हैं। हाँ, ये कुछ लकड़ी पर, काष्ठ पर आकृतियां बनाते रहे हैं, तो वो भी इन्होंने सीखा है, और हाँ, वो काष्ठ शिल्प पे बहुत काम किया है। और खास बात है ये शिल्पकारी के गुण उन्होंने इधर दमोह में हटा के पास एक रनेह गांव है, वहां थे रमा कवि, तो रमा कवि के पास भी जाते थे, उनसे ये चीजें उन्होंने सीखी। हाँ, बड़ा अच्छा नाम है उनका, रमा का, रमा कवि। अच्छा, ये बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, खूब बड़ा नाम है। हाँ, खूब छपते थे भाई ये लोग, छपते थे, और निराला जी से भी काफी इनके थे, तो वो भाई बड़ा नाम है। और तो ये तो इनके पहले और कौन लोग थे जिन्हें अपन नवगीत में मान सकते हैं? इनके पहले मतलब ठाकुर प्रसाद जी थे, समूना सिंह थे, श्रीपाल सिंह छेम थे, तो ये
इनके गीतों में कुछ मतलब नयापन तो था जी। खेम जी के गीतों में नयापन था। हाँ आम जो मंची खेम जी मंची कवि थे जी। विशुद्ध रूप से खेम जी मंची कवि थे। हाँ लेकिन मंचों पे उनके गीतों का ट्रेंड बिल्कुल अलग था, अलग से पहचाने जाते थे। जी। रूपनारायण त्रिपाठी थे, दिग्गज कवियों में मतलब गीतकारों में गिनती थी इनकी। तो लेकिन इनका बिल्कुल कहने का ढंग अलग था बिल्कुल। शंभुनाथ सिंह भी उसी कैटेगरी में आते हैं। शंभुनाथ सिंह ने भी बिल्कुल अलग ढंग के गीत लिखे हैं। ठाकुर प्रसाद जी ने गीत लिखे हैं। ठाकुर प्रसाद जी ने बंसी और मादल तो खैर बहुत बाद में आया है जी। उसके पहले ठाकुर प्रसाद जी ने खूब अच्छे गीत लिखे हैं। केदारनाथ सिंह लिखते थे, गीत लिखते थे केदारनाथ सिंह, बहुत अच्छे गीत लिखे हैं केदार जी ने। केदारनाथ अग्रवाल की बात अलग है। केदारनाथ अग्रवाल की बात करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल तो निराला के से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। केदारनाथ सिंह में अब ये पहले तो गीतकार थे, विशुद्ध रूप से गीतकार थे। केदार जी हैं और जितने ये समकालीन गिरजा कुमार माथुर हैं, शकुंत माथुर हैं, ये सब गीतकार थे, खूब गीत लिखते थे। जी जी। और गीत के रूप में ही मतलब गीतकार के रूप में ही जाने भी जाते थे। लेकिन बाद में आपको केदार जी भाई पढ़े लिखे विद्वान आदमी और नई कविता पढ़ाते भी थे, तो नई कविता में घसीट लिया गया, तो नई कविता वाले हो गए। अज्ञे ने गीत लिखे हैं, खूब गीत लिखे हैं अज्ञे जी ने। तो केदार जी इस तरह से मतलब फिर नई कविता में आ गए। गिरजा कुमार माथुर तो विशुद्ध रूप से गीतकार ही थे। लेकिन तो अपन ये मान लें ये 50 से 60 के बीच का समय, बल्कि 45 से और 55-60 के बीच के समय के माने कि इस समय के साहित्यकार लगभग दो तरफ चले गए। कुछ लोग गीत धारा में नवगीत की तरफ आ गए और कुछ प्रयोगवादी कविता में घुस गए। ऐसा हुआ क्या? नहीं, गीत में काफी लोग थे वैसे। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना वगैरह सभी गीतकार ही थे। दुष्यंत कुमार भी गीतकार ही थे। ट्रेंड इनका दुष्यंत कुमार का गीत का ही था। जी। कई लोग थे, प्रभाकर माचवे तो खैर मतलब वो तो एक अलग किस्म के रहे हैं। और शमशेर ने गीत लिखे हैं, त्रिलोचन जी ने गीत लिखे हैं। जी। और त्रिलोचन जी ने तो वो उनके ये सोनेट लिखे हैं, बहुत अच्छे सोनेट लिखे हैं। धरती उनकी सोनेट्स की किताब है, बहुत बढ़िया बेहतरीन सोनेट्स लिखे हैं। त्रिलोचन तो सोनेट के लिए जाने ही जाते हैं। जाने ही जाते हैं। तो ये सब गीतकार थे। मूल रूप से देखा जाए तो ये सब सारे के सारे गीतकार थे। तो उस समय और अज्ञे का ये आंदोलन जब से चला है तो उसमें पहले तो मुक्तिबोध ने ही मतलब मुख्य दिमाग में सारी बातें आई थी जी, कि इस तरह की कोई मतलब संकलन आना चाहिए। अच्छा। नई कविताओं का। लेकिन अब जब मुक्तिबोध और रामविलास जी की चर्चा हुई तो बोले कि भाई ये किताब छपनी कहाँ से छपेगी, कौन छपवाएगा। वो जमाना दूसरा था, पैसा वैसा लगता था। आगे जुगाड़ू आदमी थे, बहुत मतलब बड़ी हैसियत के लोगों में से गिनती थी आगे की। तो आगे ने अपना हिसाब किताब जुगा लिया, फिर आगे संपादक बन गए, आगे कोई संपादक बना दिया गया। तो मेरे ख्याल में राजनाथ गांव आ गए थे शायद मुक्तिबोध जब ये तार सप्तक छपा है। मेरे ख्याल में कब छपा है तार सप्तक पहला? 1943 में छपा है, उसी के आसपास है मुझे लगता है। 43 ये संभवतः। हाँ, ध्यान नहीं है मेरे को। तो तार सप्तक में की जब योजना बनाई थी तो योजना बनाने वालों में एक्चुअली सबसे पहले तो नेमिचंद जैन और आगे मुक्तिबोध ने योजना बनाई थी जी। नेमी जी बहुत क्लोज थे मुक्तिबोध के। अच्छा। तो नेमी जी और इनकी योजना बनी, अब किस किस को रखा जाए ये बात आई। तो रामविलास जी को रखना तो सुनिश्चित हो ही गया, रामविलास जी को ले लिया गया। और आगे हो गए, आगे को ले लिया गया, भाई आगे जो है कम से कम छपने का जुगाड़ कर देंगे, तो आगे को ले लिया गया। तो ये था उसमें मतलब प्रगतिशील किस्म के लोग जो हैं ज्यादा नहीं थे, सब तरह के लोग थे। सब भारत भूषण अग्रवाल थे जी, प्रभाकर माचवे थे, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, अज्ञे, नेमिचंद जैन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध और एक और कोई थे, एक कौन थे, गिरजा कुमार माथुर थे, कौन थे। अच्छा, लेकिन ये जब 50-60 के बीच में देखें
तो नवगीत लिखने वाले कौन कौन लोग थे उसमें, जिनको नवगीतकारों में बाद में शामिल कर लिया गया, या बाद में वो नवगीतकार के रूप में आए, वो कौन कौन लोग बचे थे? 50-60 के रूप में के जमाने में तो मुझे लगता है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी भी उसी समय रहे। शंभुनाथ सिंह को तो कभी नवगीतकार किसी ने माना ही नहीं, उनको नवगीतकार थोड़ी मानते थे लोग। एक अच्छे गीतकार के रूप में शंभुनाथ सिंह की प्रतिष्ठा थी। और ये नई कविता के कवि भी थे, नई कविता के कवि खूब थे, इनमें पूरा संकलन है इनका, और समान रूप से मतलब गीत और कविताएं दोनों लिखी है उन्होंने। लेकिन उनकी आस्थाएं जो है गीत के प्रति ज्यादा थी, नई कविता के प्रति उतनी नहीं। नई कविता की तो खिलाफत भी करते थे, तो गीत के प्रति उसके नई कविता के प्रति समर्पित कवि नहीं थे शंभुनाथ जी। वो समर्पण उनका गीत के प्रति ही था। तो शंभुनाथ जी थे, और क्या नाम है, रविंद्र भ्रमर थे जी, रविंद्र भ्रमर थे, ये सारे लोग थे। रमेश रंजक थे, रामदास मिश्र भी थे उस समय के, रामदास मिश्र थे जी। रामदास मिश्र की चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि वो उन्होंने इतना लिखा है जी, उन्होंने गीत भी लिखे, कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे, वो मतलब हर विधा में मतलब वो रहे हैं। तो इसलिए गीतकार के रूप में बहुत कम चर्चा होती है रामदास जी की, लेकिन अच्छे गीतकार थे वो जी। उन्होंने अपने जो भी गीत लिखे हैं बहुत बेहतरीन गीत लिखे हैं उन्होंने जी। लेकिन उनकी परिगणना जो है वो गीतकार के रूप में होती नहीं है, कम ही होती है। हाँ, लेकिन कई जगह लोग जो उल्लेख होता है तो रविंद्र भ्रमर भी और रामदास मिश्र को भी नवगीतकारों की श्रेणी में लोग काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। हम गिन लेते हैं, रख लेते हैं। हाँ, नहीं भाई गिनना तो पड़ेगा। और नवगीतकार के रूप में ही उल्लेख हो रहा है उनका। हाँ, रविंद्र भ्रमर का तो रविंद्र भ्रमर के गीत किताब आई थी पहली, तो बहुत हल्ला मचाया था इस किताब ने। रविंद्र भ्रमर ने तो नवगीत पर शोध वगैरह भी कराए हैं, एएमयू में थे शायद, एएमयू में थे, तो हाँ इन्होंने नवगीत पर शोध कराए हैं जी। हाँ, वो उपलब्ध हैं शोध ग्रंथ। तो रविंद्र भ्रमर का काम रहा है नवगीत पर, काफी रहा है अपने 60 से 70। लेकिन मान्यता इनको रविंद्र भ्रमर को, अब ये कंट्रोवर्सी थी इनमें, शंभुनाथ सिंह में, रविंद्र भ्रमर में और रमेश रंजक में, ये वैचारिक तौर पर एक नहीं हो पाए कभी भी। शंभुनाथ सिंह इधर जा रहे हैं तो रमेश रंजक उधर जा रहे हैं, सलभ जी इधर जा रहे हैं, मुकुट बिहारी सरोज इधर जा रहे हैं, रविंद्र भ्रमर उधर जा रहे हैं। इनमें मतलब यूनिटी नहीं थी बिल्कुल कतई। सब अपने अपने ढंग का लिख रहे थे और अपने अपने ढंग का वर्क कर रहे थे कुल मिला के, और